जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी शैलेंद्र सिन्हा और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत जो है प्रगतिशील राजनीति को लेकर चर्चाएं करते हैं और अपने शहर के कुछ खास लोगों से मुलाकात कराते हैं और रूबरू कराते हैं। चूंकि 2022 का चुनाव नज़दीक है, आगाज़ हो चुका है और रणबांकुरे जो मैदान पर आ चुके हैं, तो अब ये देखना है कि किस प्रकार से वोट पड़ेंगे। और जो बुद्धिजीवी वर्ग है यहाँ पे, अधिवक्ता वर्ग जो है, तो उनसे समझते हैं, चूँकि यहाँ पे पदाधिकारी भी रह चुके हैं पूर्व में जयप्रताप जी, और उसके बाद इनसे मुलाकात कराते हैं, जानते हैं किस प्रकार से अधिवक्ता जो है वो वादों की अगर बातें की जाए, पूर्व की सरकारों ने किस प्रकार से वादे की थी, वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या रहेगा, तो चर्चा करते हैं, जानते हैं क्या है इस समय 2022 का माहौल। जी स्वागत है आपका आईपा में। हाँ, आपका आईपा में स्वागत है जी, धन्यवाद। अगर बात की जाए 2022 का आगाज़ हो चुका है, तो अधिवक्ता जो है, इससे पहले अगर बात की जाए सतीश चंद्र मिश्रा जी जो थे, जी तो सतीश चंद्र मिश्रा चूँकि बीएसपी से इसमें राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और अधिवक्ता हित की बहुत सी बातें की। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान की सरकार और बीएसपी सरकार में आप कितना नज़रिया देखते हैं? देखिए, वर्तमान सरकार का रवैया कुछ अलग है और बसपा सरकार का कुछ अलग था। ऐसा था कि बसपा सरकार में वकीलों के हित के लिए बहुत ज़्यादा बातें नहीं सोची जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार जो है वकीलों के हित के बारे में भी सोच रही है। इसके साथ अगर बात की जाए तो पहले पूर्व में आप पदाधिकारी थे, तो किस प्रकार से क्या पदाधिकारी थे और क्या संघर्ष था, किस दौर का था, उससे और आज के परिवेश में क्या आप अंतर देख रहे हैं? मैं पूर्व में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन का रहा हूँ और सहमंत्री प्रशासन भी रहा हूँ, और मैं जहाँ अधिवक्ता हित के लड़ाई की बात रही है, हर समय मैं लड़ता रहा हूँ। और मैं आज भी जहाँ अधिवक्ता हित की बात आती है, मैं हर समय अधिवक्ता के हित के लिए एकदम लड़ाई के लिए तत्पर रहता हूँ। जहाँ कहीं भी उनकी आवाज़ बुलंद करनी होती है, मैं करता हूँ। अधिवक्ता सुरक्षा की अगर बातें की जाए, पूर्व में बनारस में बम ब्लास्ट होते हैं, आतंकी घटनाएं होती हैं, अभी हाल में ही पश्चिमी यूपी के कोर्ट परिसर में गैंगवार होती है, कोर्ट के अंदर गोलीबारी होती है, तो तमाम सुरक्षा की अगर बातें की जाएं, तो किस मद्देनज़र आप देखते हैं कि जो क्या सुरक्षा के मामले जो हैं किस प्रकार के होने चाहिए एक अधिवक्ता के साथ? जहाँ तक अधिवक्ता के हित की सुरक्षा की बात है, उसमें कमी होती है। शासन प्रशासन जिस स्तर से मतलब चाहिए सुरक्षा की व्यवस्था करना, वकीलों के हित के लिए कोई सुरक्षा के बारे में न किसी भी सरकार में, चाहे आज की सरकार हो चाहे पूर्व की सरकार हो, कोई बहुत नहीं सोचा है। लेकिन अधिवक्ता तो सबके हित की बात सोचता है, लेकिन अधिवक्ता के हित की बात कोई नहीं सोचता है, यह मानना पड़ेगा। जैसे पूर्व में जो घटनाएं हुई थी, बनारस में बम ब्लास्ट हुए थे, सीरियल बम ब्लास्ट अयोध्या में हुए थे और पश्चिमी यूपी में हुए थे। अभी कुछ दिन पहले लुधियाना में एक कांड हुआ था, मतलब कोर्ट परिसर में ही हो और जगह भी होता है। तो इस मामले में आज अभी हम बनारस की ही सुरक्षा व्यवस्था देख लें तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ नाम मात्र की है। कोई हम तो प्रैक्टिकली कह रहे हैं, हम तो डेली जाते हैं कोर्ट में, लेकिन देखते हैं सुरक्षा के नाम पर न कहीं जांच होती है, कोई भी आता है जाता है, वो शासन प्रशासन एकदम ढीला रहता है, उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। इसलिए हम शासन प्रशासन से यही मांग करेंगे कि अधिवक्ताओं के हित के साथ साथ वादकारियों के हित के को ध्यान में रखते हुए मतलब पूरी सुरक्षा दी जाए। अभी तो समझ लीजिए सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। नए अधिवक्ता जो हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके हित की अगर बात की जाए तो सरकार से क्या मौजूदा स्थिति में क्या व्यवस्था आप देखते हैं और क्या होना चाहिए एक नए अधिवक्ताओं के लिए? देखिए, कोई भी सरकार आई है तो नए अधिवक्ताओं देखिए कुछ नहीं सोचती है, जबकि नए अधिवक्ता जो भी आते हैं, बहुत अधिवक्ता का जीवन तो बहुत ही संघर्षपूर्ण है। उनके बारे में उनको स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए, उनके चैम्बर के लिए कुछ व्यवस्था किया जाना चाहिए, उनको जो कुछ व्यवस्थाएं इसके पहले सोची गई थी, जैसे कुछ अधिवक्ता कल्याण निधि की बात हुई थी, वह सब चीज़ें थी। और लेकिन यह सब चीज़ें होनी चाहिए। नए अधिवक्ता के लिए जो संघर्ष अभी नए नए आ रहे हैं, उनके लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके चैम्बर की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको कम से कम महीने में 2500 से 5000 कम से कम
अधिक तो उसकी कोई सीमा नहीं है। इतना भी दे देंगे तब भी अधिवक्ता समाज उससे, जो नए अधिवक्ता आए हैं, अपना कुछ न कुछ उसमें से अपना एडजस्ट कर लेंगे। चुनाव आते ही मुद्दे भावनात्मक होने लगते हैं। भावनात्मक की बातें अगर की जाएँ, जो वोटों पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। स्थानीय मुद्दे जो हैं गायब हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे, भावनात्मक मुद्दों के हिसाब से वोटिंग होनी चाहिए या स्थानीय मुद्दे होने चाहिए, या कुछ और अपना सजेशन देंगे? यह तो हमारे नेताओं की देन है। यह जातिगत भावनाएं, धार्मिक भावनाएं, आर्थिक भावनाएं, ये सब चीज़ें यह लोग पैदा कर देते हैं। और वैसे अधिवक्ता की न कोई जात है, न बिरादरी है, न धर्म है। वह जहाँ कहीं भी रहता है, वह मतलब पढ़ा लिखा है। अगर किसी वर्ग के सामने लिखा जाता है विद्वान शब्द, तो अधिवक्ता के सामने लिखा जाता है। अगर अभी अधिकारी आदेश में लिखेंगे कि विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया, न कोई इंजीनियर, न कोई डॉक्टर, न कोई मैनेजर, न कोई ऐसी पोस्ट नहीं जिसके सामने विद्वान लिखा जाता है। लेकिन आज अधिवक्ता के लिए विद्वान शब्द लिखा जाता है। विद्वान होते हुए भी मतलब जो चीज़ें होनी चाहिए वह नहीं हो पाती हैं। पूर्व की सरकारों की बात की जाए, सपा बसपा भाजपा, सपा बसपा भाजपा जो है, ये कई वर्षों से चली आ रही हैं। कांग्रेस के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस से क्यों मोह भंग हो रहा है, जबकि स्थानीय पार्टियां जो हैं वो परफॉर्मेंस बढ़िया करें। सुभाषपा, अपना दल, हाल ही में भी एक उभरती हुई पार्टी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, बीजेपी के साथ गठबंधन की तैयारी हो चुकी है उसकी। तो अगर बात की जाए तो क्या परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस का, क्यों मोह भंग हो रहा है, क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की जो राजनीति आज के दौर में चल रही है, प्रतिशोध की राजनीति चल रही है। वह असली मुद्दे से कांग्रेस के जो विचार हैं, सिद्धांत हैं, जो लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जितनी पुरानी नेता थी, हुम ने जो कांग्रेस की स्थापना की थी, उन लोगों के मुद्दे से आज कांग्रेस भटक गई है। और वह जो भी राजनीति आज कर रही है, वह प्रतिशोध की भावना से। कोई भी कार्य सरकार करती है तो उनको यह है कि जो अच्छी भी चीज़ें हैं, लेकिन उनको सिर्फ बुराई ही दिखाई देती है। प्रतिशोध वाली भावना आज कांग्रेस से समाप्त हो जाए तो कांग्रेस का पुनः आगमन हो सकता है। बात की जाए पूर्वी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है ये पिछड़ेपन का काफ़ी शिकार रहा है। यहाँ पे रोज़गार की समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। स्किल इंडिया जैसी जो है योजनाएं लाई गई यहाँ पे भारत सरकार द्वारा, फिर भी जो है बेरोज़गारी के मुद्दे यहाँ पे हैं। तो क्या स्वावलंबी नहीं बनना चाहते लड़के जो हैं यहाँ के, जो बेरोज़गार युवक जो हैं, वो किसी बिजनेस को नहीं करना चाहते, रोज़गार की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं? क्या सजेस्ट करेंगे आप नए युवकों को? हम जहाँ तक मेरी बात है, तो बेरोजगार युवक जो हैं, ऐसी बात नहीं है। बेरोजगारी जो आज है, पहले भी थी और भविष्य में भी रहेगी। और यह बेरोजगारी दूर करने के लिए लोगों को सिर्फ नौकरी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इससे भाजपा का कहिए या मोदी शासन, थोड़ा सा पूर्वांचल के विकास के बारे में मोदी और योगी जी ने ध्यान दिया है, इसमें दो राय नहीं है। और एक चीज़, केंद्र और राज्य में दोनों इनकी सरकार है, स्कीम आती है, लेकिन ये जो बीच में है वह जनता तक पूरी स्कीम नहीं पहुंच पाती है। अरे भाई, अधिकारी वही हैं, कर्मचारी वही हैं, लोगों की मानसिकता वही है। जात वाले जो हैं जात पे देख करके ध्यान देंगे, धर्म वाले हैं धर्म की जात देख करके करेंगे। इसलिए जो है, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव लोगों की सोच में आया है। आज भी पूर्वांचल की ये मोदी और योगी सोच रहे हैं, और अगर यही स्थिति रही तो कुछ दिन में पूर्वांचल का भी भविष्य बदलेगा। आईपा की मुहिम को आप क्या कहेंगे, जिस मंच के अंतर्गत आपसे हमारी जो चर्चाएं हो रही हैं, आईपा की जो मुहिम है जन जन तक पहुंचने के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, यह तो बहुत अच्छी मुहिम है। कम से कम जन जन तक लोगों की बातों को पहुंचा रहे हैं। हम लोग भी देखते हैं, हर जगह हमने करीब करीब हर एपिसोड जो इनका होता है हम देखते हैं ज़रूर। और उसमें हमको लगता है, एक दिन सहारनपुर का देखा हमने, एक दिन गाज़ियाबाद का देखा,
और इसलिए हम यह जो आपका चैनल है इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने कम से कम पूर्वांचल के लोगों के बारे में, मैं अधिवक्ता हूँ, अधिवक्ता के लिए क्या ज्वलंत मुद्दा है, उनके विकास के बारे में आपने पूछा, मैंने उसके बारे में जो मेरे विचार थे मैंने उसको व्यक्त किया। इस तरह से जो है मतलब मैं बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। कम से कम हमारी बातों को लोगों तक पहुँचाने का आप प्रयास कर रहे हैं। तो आप थे हमारे साथ जय प्रताप जी, और जिन्होंने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत पश्चिमी यूपी की अगर बातें की जाए तो किस प्रकार से बेरोजगारी जो समस्याएं जो हैं वो दूर हो सकती हैं, और तमाम बिंदुओं को लेकर, रोड से लेकर 2022 की रणनीति को लेकर इन्होंने सजेस्ट किया। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।